ऑलराइट, सो तुम्हें डीमन एंड डीमन स्लेयर के बारे में पता ही होगा एंड तुम्हें ये भी पता होगा कि किसी भी डीमन को खत्म करने के लिए डीमन स्लेयर को उनका गर्दन काटना पड़ता है और किसी भी डीमन का नेक कोई भी स्लेयर बिना किसी वेपन के बगैर नहीं काट सकता है। और एनिमे में डीमन स्लेयर के पास कोई ना कोई वेपन होता ही है डीमन से लड़ने के लिए। तो आज हम बात करेंगे वो कौन सी चीजें हैं जो अगर डीमन स्लेयर के पास ना हो तो वो कुछ भी नहीं है। और इन बातों को सोचकर तुम बिल्कुल भी मत सोचना कि इस वीडियो में सिर्फ कटाना के बारे में बात होंगी। कटाना के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो अगर किसी डीमन स्लेयर के पास ना हो तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। एंड नाउ मैं होप करता हूँ कि तुम्हें इतना सुनने के बाद इतना तो पता चले गया होगा कि इस वीडियो में होने क्या वाला है। अगर नहीं तो वीडियो के अंत तक बने रहना, तुम्हें सब पता चल जाएगा। एंड सो अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकॉन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं ये बातें तुम्हें बोलकर वीडियो का मजा बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता हूँ, तो प्लीज ये सब पहले ही कर लेना। तो लेट्स बिगिन। तो पहले बात करते हैं कटाना के बारे में। तो कटाना एक वेपन है जो कि एनिमे के अंदर काफी ज्यादा कॉमन वेपन दिखाया गया है, जो कि डीमंस को मारने के लिए बहुत ही ज्यादा यूज होता है, जिसे लगभग हर एक डीमन स्लेयर यूज करता है। ऐसे कुछ ही डीमन स्लेयर है जो कि कटाना के अलावा किसी और वेपन को यूज करते हैं। अब एक कटाना जापानीज वेपन है जो कि जापान में काफी ज्यादा ओल्डन टाइम से एक्जिस्टेंस में है। और सिर्फ तुम्हें बताने के लिए मैं बता दूं कि कटाना को तुम चाहो तो किसी स्वॉर्ड के जैसा भी समझ सकते हो। और एक कटाना एंड स्वॉर्ड में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज होती हैं, जिसका अंदाजा तुम इन दोनों ही वेपन के बनावट को देखकर समझ सकते हो। अब अगर कटाना की एग्जिस्टेंस हम एनिमे में देखें तो इसकी एग्जिस्टेंस सेनगोकू एरा से भी पहले की है। मतलब कि द ग्रेट यूरिची के जन्म से भी पहले से ही कटाना एग्जिस्ट करता है एनिमे में। एनिमे में कटाना का जनरल यूज किसी भी डीमन को मारने के लिए किया जाता है। और एनिमे में अब तक हमें बहुत से कटाना को इंट्रोड्यूस कराया गया है। और बात अगर हम सभी कटाना में सबसे पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कटाना की करें तो सबसे पहला नाम द रेड निचिरिन स्वॉर्ड आता है, जो कि द ग्रेट यूरिची यूज करते थे। और इस कटाना में एक यूनिक पॉइंट ये है कि अगर कोई डीमन स्लेयर इस कटाना का यूज करके किसी डीमन को मारता है तो उस डीमन के जो बॉडी पार्ट को रीजनरेट एंड ग्रो करने की एबिलिटी होती है वो धीरे धीरे करके स्लो होने लगेगी एंड एक पॉइंट पे आके काम करना ही बंद कर देगी। जिसका एक एग्जांपल हमने डीमन स्लेयर के एनिमे में तांजीरो वर्सेस अपर मून रैंक डीमन 5 हेनतेंगु वर्सेस में देखा था, जहां पर तांजीरो के रेड निचिरिन स्वॉर्ड के वार से हेनतेंगु के डीमंस को रीजनरेट करने में टाइम लग रहा था। अब एनिमे में हर एक डीमन स्लेयर के पास एक यूनिक एंड स्पेसिफिक कटाना होता है, जो कि और डीमन स्लेयर से कलर्स एंड डिजाइन में अलग होता है, जिसका यूज वो डीमंस को मारने के लिए करते हैं। अब कटाना की बात हो और उसमें तांजीरो के कटाना का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो तांजीरो एक ब्लैक कटाना को ओन करता है और हमने ये देखा था कि तांजीरो को जब कटाना दिया जा रहा था तो सभी को लग रहा था कि उसे एक ब्लू कलर का कटाना मिलेगा बिकॉज ऑफ हिज ब्रीदिंग स्टाइल, जो कि वाटर ब्रीदिंग है। एंड ज्यादातर वाटर ब्रीदिंग के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, लर्नर्स होते हैं, उन्हें ज्यादातर मैक्सिमम अमाउंट में ब्लू कटाना ही मिलता है। लेकिन तांजीरो के साथ ऐसा होता नहीं है, बल्कि उसे एक ब्लैक कलर का कटाना मिलता है, जो कि तांजीरो के रियल ब्रीदिंग स्टाइल सन ब्रीदिंग की वजह से उसे एक ब्लैक स्वॉर्ड मिला था। क्योंकि तुम्हें ये तो पता ही होगा कि ब्लैक कलर और कलर से ज्यादा सन के लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है। और हमने एनिमे में ये देखा है कि तांजीरो सन ब्रीदिंग का यूज जब भी करता है तो उसकी एक ब्लैक कटाना एक रेड निचिरिन स्वॉर्ड में स्वॉर्ड स्लैश कटाना में चेंज हो जाता है। तांजीरो के ब्लैक कलर के कटाना के कलर चेंज होने के पीछे एक मीनिंगफुल रीजन है। तो रीजन ये है कि तांजीरो जब भी सन ब्रीदिंग का यूज करता है तो वो डायरेक्टली सन की पावर को यूज करता है। एंड सन ब्रीदिंग जनरली सन के पावर, लाइट एंड हीट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए तांजीरो के ब्लैक कटाना में सन का इतना ज्यादा हीट एंड लाइट आ जाता है, तो इसीलिए ब्लैक कलर के कटाना का कलर चेंज होके एक रेड कलर के कटाना में वो कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ तक हमने कटाना के हिस्ट्री, प्रेजेंस एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कटाना के बारे में जान लिया है। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और भी चीजों के बारे में जो अगर किसी डीमन स्लेयर के पास ना हो तो वो किसी भी डीमन को किसी भी हालत में नहीं मार सकता है। मगर उससे पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हाल के डीमन स्लेयर के टाइम पीरियड में हर कटाना को एक स्पेसिफिक स्वॉर्डस्मिथ बनाता है, यानी कि एक डीमन स्लेयर के स्पेसिफिक कटाना के लिए एक स्पेसिफिक स्वॉर्डस्मिथ होता है। अब किस डीमन स्लेयर के लिए कौन सा स्वॉर्डस्मिथ वर्क करता है और डीमन स्लेयर के उस कटाना से कौन कौन अहम डीमन का अंत हुआ है, अभी के लिए मैं इस टॉपिक को बचा के रखता हूँ। फ्यूचर में इस पर भी वीडियो आ सकती है। फिलहाल के लिए हम बात करते हैं डीमन स्लेयर के मार्क के बारे में। वेल, अब तुम्हें ये पता हो फिर या ना हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि एक डीमन स्लेयर का मार्क उस डीमन स्लेयर को काफी ज्यादा पावर प्रोवाइड करता है। थ्रू आउट द सीरीज हमने ये देखा है कि तांजीरो ने भी इस मार्क का यूज बहुत बार किया है। एंड तांजीरो ने इस मार्क का पहली बार यूज सीजन 2 के एपिसोड 13 में किया था, जहाँ पर उसने एक डीमन को खत्म किया था, वो भी तेंजन उजुई की मदद से। एंड उसी एपिसोड में उसका मार्क पहली बार चेंज हुआ
था एंड उसने गिटारो जैसे अपर मून डीमन को भी खत्म कर दिया था। अब इस डीमन स्लेयर का मार्क का हिस्ट्री योरीची से जुड़ा हुआ है, क्योंकि योरीची ही वो फर्स्ट पर्सन था जिन्होंने इस मार्क का पहली बार एंड सबसे ज्यादा बार यूज किया था। एंड ये मार्क भी एनिमे के अकॉर्डिंग योरीची के साथ ही आया था, यानी कि उनके बॉन्ड के साथ ही उनके बॉडी पे था। हैजन ये पावर योरीची को गॉड गिफ्टेड था, क्योंकि वो हेवन से बिलोंग करते थे। एंड ये मार्क ही है जो किसी भी डीमन स्लेयर को उसकी रियल पावर प्रोवाइड करता है। और तुम अपने समझ के लिए तुम चाहो तो इस मार्क को नारुतो सीरीज के चक्र से कंपेयर कर सकते हो। हैजन इन दोनों ही चीजों में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है, चक्र एंड मार्क में। एंड ये मार्क काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक डीमन स्लेयर के लिए, जो कि उन्हें अनलिमिटेड पावर प्रोवाइड करता है। मगर उस पावर को यूज करने के लिए उस स्पेसिफिक डीमन स्लेयर को उसके काबिल बनना पड़ता है एंड कैपेबल बनना पड़ता है, जिसके लिए बहुत से डीमन स्लेयर्स ट्रेनिंग का सहारा लेते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग ही वो चीज है जिसके वजह से वो अपने पावर्स को इनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं एंड डीमन स्लेयर के मार्क को यूज करने के कैपेबल बनते हैं। एंड सो मार्क की मेन स्टोरी इतनी ही थी एंड उसके फीचर्स एंड जो भी मैंने बताया इतना ही था। अब ये पार्ट जो आने वाला है आगे जो मैं बोलने वाला वो स्पॉइलर होने वाला है, तो भाई तुम देख लो तुम्हें सुना है कि नहीं। सो आने वाले एपिसोड में तुम देख पाओगे कि हर एक हाशिरा के मार्क होते हैं जो उन्हें अपनी पावर को अनलॉक करने के बाद मिलते हैं, यानी कि आने वाले एपिसोड में हर एक हाशिरा का एक अलग डीमन स्लेयर मार्क होगा, जो कि और हाशिरा से बिल्कुल ही अलग होगा, जो कि उनके ब्रीदिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग है एंड उन्हें एक स्पेसिफिक पावर प्रोवाइड करता है। एंड सो स्पॉइलर वाले पार्ट का एंड हो चुका है एंड मैं तुम्हें ये बता दूं कि एनिमे में हमें ये तक बताया गया है कि जिसके पास ये डीमन स्लेयर का मार्क है वो बंदा या फिर बंदी, यानी कि डीमन स्लेयर स्लैश हाशिरा 25 साल के एज से आगे नहीं जी पाता है। ये चीजें इसलिए बताई गई है हमें क्योंकि पास्ट में बहुत से डीमन स्लेयर ऐसे थे जब भी उन्होंने अपना डीमन स्लेयर का मार्क अनलॉक किया तो किसी वजह से वो 25 के एज के बाद नहीं जी पाए, जिसके वजह से ये एनिमे में हर किसी को लगता है कि 25 साल के बाद कोई भी हाशिरा या फिर डीमन स्लेयर अगर मार्क का यूज करता है तो वो नहीं जी पाएगा। लेकिन इन सभी बातों को योरीची ने गलत साबित किया था, क्योंकि वो लगभग 80+ ईयर तक जिए थे एंड वो मार्क के साथ ही पैदा हुए थे एंड मार्क के साथ ही मर भी गए थे। एंड इसके साथ ही एक और हाशिरा है जिन्होंने 25 के एज को भी क्रॉस कर दिया है इस मार्क के साथ एंड वो है स्टोन हाशिरा, यानी कि मार्क के साथ भी अगर कोई हाशिरा है या फिर डीमन स्लेयर है वो चाहे तो 25 के एज के अलावा भी बहुत से साल जी सकता है, जो कि मार्क के कॉस्ट एज वाली बात को गलत साबित करता है। मार्क के बारे में इतना ही था, तो अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट ब्रीदिंग स्टाइल के बारे में। ब्रीदिंग स्टाइल उन तीनों ही चीजों में आता है जो अगर किसी भी डीमन स्लेयर के पास ना हो तो वो किसी भी डीमन को नहीं मार सकते हैं। तो ब्रीदिंग स्टाइल का भी इजाद योरीची ने ही किया था एंड उनकी सबसे पहली ब्रीदिंग स्टाइल जो थी वो थी सन ब्रीदिंग एंड इस ब्रीदिंग स्टाइल को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल ब्रीदिंग स्टाइल माना जाता है, जो कि एनिमे के अंदर सिर्फ 2 ही बंदे हैं जिन्होंने इस ब्रीदिंग स्टाइल का यूज किया है। एक पहले तो योरीची एंड दूसरा तानजीरो। एंड किसी भी डीमन स्लेयर को एक ब्रीदिंग स्टाइल को लर्न करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। हैजन उन्हें काफी ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है क्योंकि ब्रीदिंग स्टाइल एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल प्रोसेस होता है एंड बहुत ज्यादा मुश्किल टेक्निक भी होती है जिसे हर एक डीमन स्लेयर लर्न नहीं कर पाता है। तो हैजन ने एनिमे में देखा है कि तानजीरो को भी एक ब्रीदिंग स्टाइल को लर्न करने के लिए लगभग 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ी थी एंड तब जाके उसने वाटर ब्रीदिंग को लर्न किया था। एंड हाँ, उसने मास्टर भी नहीं किया है अभी तक, क्योंकि किसी भी ब्रीदिंग स्टाइल को मास्टर करने के लिए एक अलग ही लेवल पे जाना पड़ता है। सो ब्रीदिंग स्टाइल डीमन स्लेयर के एनिमे में बहुत ज्यादा कॉमन चीज अभी हो चुकी है, क्योंकि बिना किसी ब्रीदिंग स्टाइल के कोई भी डीमन स्लेयर किसी भी डीमन को नहीं खत्म कर पाता है। एंड ब्रीदिंग स्टाइल के रिलेटेड मैं तुम्हें एक जानकारी दे दूं कि ब्रीदिंग स्टाइल का इजाद योरीची ने किया था एंड वो चाहते थे कि सन ब्रीदिंग को भी हर एक ट्रेनर जो उसके पास आता था सीखने के लिए वो उन्हें भी सिखा, लेकिन उनके पीरियड में कोई भी ऐसा स्टूडेंट स्लैश डीमन स्लेयर नहीं मिला जो कि सन ब्रीदिंग के पावर को यूज कर सकता था, जिसके वजह से उन्हें अपने ब्रीदिंग स्टाइल के लिए चिंता होती थी। एंड इस बीच उनके पास जितने भी ट्रेनर्स आए उन्होंने उनके लिए एक अलग ही एंड उनके अकॉर्डिंग जो कि उनके बॉडी पार्ट को सपोर्ट करे, उनके टेक्निक को सपोर्ट करे, वैसी ब्रीदिंग स्टाइल को बनाया। एंड ऐसे ही करते करते अभी हमें एनिमे के अंदर 6 से 7 ब्रीदिंग स्टाइल को इंट्रोड्यूस कराया गया है। अब जैसा कि मैंने तुम्हें कहा कि ब्रीदिंग स्टाइल को लर्न करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पर ब्रीदिंग स्टाइल को कुछ बंदे कुछ डीमन स्लेयर कुछ ही महीनों में सीख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टोन हाशिरा है एंड मिस्ट हाशिरा मुजीरो भी है, जिन्होंने सिर्फ 2 महीनों के ट्रेनिंग में ही हाशिरा लेवल को अचीव किया था एंड ब्रीदिंग स्टाइल को भी मास्टर कर लिया था, मतलब कि कर लिया है। एंड सो ब्रीदिंग स्टाइल के लिए भी इतना ही था, यानी कि ब्रीदिंग स्टाइल, कटाना एंड मार्क, अगर ये तीनों चीजें किसी भी
डीमन स्लेयर के पास ना हो तो वो किसी भी डीमन को नहीं मार पाता है। लेकिन कुछ बहुत ही ज्यादा रेयर एंड स्पेशल केस में भी एक ऐसा बंदा है डीमन स्लेयर के एनिमे में जिसके ऊपर ये तीनों ही चीज लागू नहीं होती है। एंड उसका नाम अभी के लिए मैं भूल चुका हूँ, तो इसलिए तुम इसकी पिक्चर देख लो एंड इसका नाम भी मैं लिख दूंगा टेक्स्ट में। सो ये इकलौता ऐसा बंदा है जिसके पास ये तीनों चीजें नहीं है, लेकिन ये फिर भी डीमन स्लेयर है। तो इसके बावजूद इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है कि ये किसी भी डीमन के फ्लेश को अगर खा ले तो ये उसकी हाफ पावर को कंज्यूम कर लेता है। इसके पास भी डीमन की आधी शक्ति आ जाती है। एंड सो ऑन, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो एंड अगर तुम इस वीडियो को समझ गए हो तो इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो। टारगेट तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग 100 व्यूज जल्दी से जल्दी करा दोगे। एंड अगली वीडियो में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा एंड डीमन स्लेयर के ऊपर ही होने वाली है। उम्मीद करूँगा कि तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। हम मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस।